हेलो। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, मित्रों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने ITI में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट चलती है, जिसे आप WC कहते हो, उसका मैं पहला चैप्टर लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर, हमारी जो ITI की एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है, हमें थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए प्रत्येक पार्टों का। तो मैं आपके सामने आप ही के कहने पर WC में पहला पार्ट लेकर हाजिर हो गया हूँ। देखो दोस्तों, मैं ये निवेदन यही करूँगा कि ITI के एग्ज़ाम ड्राइंग की तो लग चुकी है, बाकी सब्जेक्टों की एग्ज़ाम भी जल्दी ही लगेगी। तो आप अपना रिवीज़न और अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन लगती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज WC में पहला पार्ट जो ITI में चलती है सब्जेक्ट, बहुत अच्छा पार्ट है। हर किसी भी एग्ज़ाम में, हर किसी भी कंपटीशन में इस पार्ट में से पूछा जाता है और ITI की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हमारे पास पहला पार्ट है इस यूनिट नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, और पार्ट का नाम है इकाइयाँ, जिसे आप कहते हो यूनिट्स, इंग्लिश में कहते हो यूनिट्स। पार्ट का नाम है इकाइयाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इकाइयों की परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि आकर इकाइयाँ होती क्या है। देखो, इकाइयाँ किसी भी वस्तु या संख्या की पहचान जिस राशि से की जाती है, वही उस वस्तु की यानी संख्या का मात्रक होता है, मात्रक कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो लंबाई, हम लंबाई को किस में माप रहे हैं? मीटर में, मीटर में माप रहे हैं ना। तो मीटर शब्द क्या हो गया? उस लंबाई की पहचान हो गई, उस लंबाई की क्या हो गई? पहचान हो गई। आप द्रव्यमान को केजी में माप रहे हो, तो केजी शब्द क्या है? उस द्रव्यमान का पहचान है, उस द्रव्यमान की पहचान हो गई। तो किसी भी वस्तु को जिस राशि से उसकी पहचान की जाती है, वहीं उसका मात्रक, वहीं उसकी इकाइयाँ होती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी राशि की जिसकी उससे पहचान की जाती है, वहीं उसका मात्रक होता है। फिर मैंने कहा मात्रक बोल दो, चाहे इकाइयाँ बोल दो, यूनिट बोल दो, एकक बोल दो, ये चारों पांचों शब्द एक ही होते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मात्रक बोल दो, चाहे इकाइयाँ, यूनिट, एकक, ये सभी राशियाँ एक ही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला मात्रक आता है मूल मात्रक और दूसरा मात्रक आता है व्युत्पन्न मात्रक। पहला मात्रक कौन सा आता है? मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्क्रम मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे? मूल मात्रक की परिभाषा देखो, मूल मात्रक वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं। यहाँ ढंग से देखो, वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं, क्या किसी और किस राशि से मिलकर नहीं बने होते, वे क्या होते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक हम यहाँ किस में माप रहे हैं? मीटर में। तो मीटर शब्द किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ है, अपने आप में ही अकेला है। क्या? अपने आप में ही अकेला है मीटर। जैसे द्रव्यमान का है किलोग्राम, तो किलोग्राम किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ है, अपने आप ही द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। तो वे मात्रक जो किसी और मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की परिभाषा और मैंने उदाहरण दोनों डिक्लेयर कर दिए हैं, तो दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखो, अगला अगला मात्रक आता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या? अगला मात्रक आता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या परिभाषा होती है व्युत्पन्न मात्रक की? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। क्या? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ देखो, जैसे त्वरण, त्वरण अपने आप में कोई राशि है, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसमें दो राशियां हैं, एक तो मूल मात्रक और ये मात्रक। दो राशियों से मिलकर, दो मूल मात्रकों से मिलकर इसका मात्रक बना हुआ है। क्या? मीटर से और सेकंड से, दोनों इकाइयों से मिलकर इसका मात्रक बना हुआ है। जिसमें दो या दो से अधिक इकाइयां हों वे होंगे व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर देखो घनत्व है, जैसे घनत्व को हम एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या? किलोग्राम को घनत्व का मात्रक क्या होता है एमकेएस में? एमकेएस पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये किलोग्राम और मीटर से दो राशियों से मिलकर इसका मात्रक बना हुआ है। तो मैंने यही कहा था यहाँ परिभाषा में कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो राशियों से मिलकर इस राशि का मान बना हुआ है। तो यहाँ तक अब तक जो मैंने समझाया पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे, अब आगे टॉपिक आता है इसी पाठ में, इकाइयों की प्रणालियाँ। क्या हम इकाइयों को किस किस में माप सकते हैं, कितनी उनकी पद्धतियाँ हैं, कितने उसके सिस्टम हैं। तो यहाँ पर मैंने साफ लिखा है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है इकाइयों की प्रणालियाँ। जिसमें पहला आता है एमकेएस प्रणाली, या फिर ऐसे बोल सकते हो एमकेएस पद्धति, जिसे आप मीट्रिक पद्धति भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मीट्रिक पद्धति। ये मीट्रिक पद्धति किसका नाम है? एमकेएस पद्धति का। इसे ही भारतीय मानक पद्धति भी बोलते हैं, एसआई पद्धति भी बोलते हैं इसी एमकेएस पद्धति को। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, दूसरी पद्धति आती है सीजीएस और तीसरी आती है एफपीएस। यहाँ देखो सीजीएस प्रणाली को, सीजीएस को फ्रांस प्रणाली भी कहा जाता है। कौन सी प्रणाली कहा जाता है? फ्रांस प्रणाली। और एफपीएस पद्धति को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों में, किसी भी कंपटीशन में और आईटीआई में भी, कि एफपीएस प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आता है ब्रिटिश प्रणाली। और सीजीएस को जाना जाता है फ्रांस प्रणाली। कौन सी प्रणाली? फ्रांस प्रणाली। यहाँ पर देखो एम मानी मीटर, के मानी किलोग्राम और एस मानी सेकंड है। यहाँ सी मानी क्या है? सेंटीमीटर। सी मानी क्या है? सेंटीमीटर। जी मानी क्या है? ग्राम। और एस मानी क्या है? सेकंड। एस मानी क्या है? सेकंड, यानी समय। क्या है? समय। उसके बाद एफ मानी है फुट। क्या है? फुट। पी मानी है पौंड, पी मानी है पौंड। और एस मानी क्या है? सेकंड, टाइम। यहाँ देखो अगर हमें लंबाई को मापना है ना, तो हम एमकेएस प्रणाली में मीटर से मापेंगे लंबाई को। किसको? लंबाई को मीटर में। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर में लंबाई को। और एफपीएस प्रणाली में लंबाई को किसे मापेंगे? फुट में। किस में मापेंगे? फुट में। ये तीनों राशि किसके मात्रक हैं? लंबाई का। किसका मात्रक है? लंबाई का। किसका मात्रक है? लंबाई का। तो समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार से लंबाई है। ये लंबाई सेंटीमीटर में है। देखो लंबाई यहाँ पर मीटर में है एमकेएस में, सीजीएस में सेंटीमीटर में, और एफपीएस में फुट में लंबाई को। यहाँ देखो द्रव्यमान, ये केजी को माप रहा है, किस में? किलोग्राम में। अगर हम द्रव्यमान को सीजीएस प्रणाली में मापें तो किस में मापेंगे? ग्राम में। और एफपीएस में मापेंगे पौंड में। किस में मापेंगे? पौंड में। और समय को तो तीनों ही प्रणालियों में किस में मापा गया है? सेकंड में। किस में मापा जाता है? सेकंड में। किसको? समय को। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके किस प्रकार से और नाम है, अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें कंपटीशन में भी और आईटीआई की दृष्टि से भी। देखो मैं इस वीडियो में लगभग सा पूरा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा इकाइयों वाला। तो आप ढंग से देखते चलिए, और जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ से हमारा तो डाउट क्लियर कराइए, तो मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशनल करता है, हमें
अपना मन उत्सव कराता है। तो चलिए, और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपनी ITI की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आपसे निवेदन तो यही करूँगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। चलिए, यहाँ पर मैंने कहा आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया हर बार, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन। क्या होती है? माइक्रोन। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन। देखो, माइक्रोन का प्रतीक क्या होता है? म्यू। म्यू क्या होता है? म्यू बोलते हो आप इसे। और एक म्यू में 0.001 mm होता है। mm का मतलब है मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। तो एक म्यू में कितना mm होता है? 0.001 mm। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, और ITI में तो विशेष तौर से। उसके बाद देखो, मात्रा। मात्रा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मात्रा बोले तो द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो मात्रा, द्रव्यमान बोल दो, मात्रा बोल दो। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मिलीग्राम। क्या होती है? मिलीग्राम, जिसे शॉर्ट इंग्लिश में कहते हो mg। क्या कहते हो? mg। एक ग्राम में, क्या, एक ग्राम में कितने mg होते हैं? 1000 mg, 1000 मिलीग्राम। जो आप देखे होंगे दवाइयाँ, जो छोटी छोटी ट्यूब आती हैं, जैसे ओमनी जेल है या कुछ और है, तो वे हमेशा ग्राम में आती है, 20 ग्राम, 10 ग्राम। तो उनमें mg देखे तो कितने mg हो गई? एक ग्राम में 1000 mg होती है। जैसे मान लो 15 ग्राम में कितनी mg हो जाएगी? 15000 mg हो जाएगी। और समय, और समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। और आप 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ये सब आप जानते हो। तो मैंने इस पार्ट में जो थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन था वो सब कराया है। इसका चैप्टर हाल तो थोड़ा और है जो मैं आगे इसी वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो वो बंदा स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ले सकता है। अब चलिए, इसी में आके लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ अगला टॉपिक, इसी पार्ट का अगला टॉपिक। इसमें देखो, ये जो पेज है ना, ये जो बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी एग्जाम में दे लो, चाहे पटवारी की दे लो, NTPC की दे लो, ग्रुप डी की दे लो, या किसी भी राजस्थान की दे लो, चाहे इंडिया लेवल की दे लो, हर क्वेश्चन और आम जीवन में आने वाले क्वेश्चनों का ज्ञान है, आने वाले मानों का ज्ञान है। देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें आम जीवन में रोज़ाना काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इसको ढंग से देखते चलिए। ये इसी पार्ट का टॉपिक है, इकाई वाले पार्ट का ही टॉपिक है। तो इसमें देखो, यहाँ पर कह रखा है 1 मीटर में, जो हम 1 मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ये है ना 10 DM। DM का मतलब क्या है? डेसीमीटर। क्या होता है? डेसीमीटर। तो 1 मीटर में, जो हम 1 मीटर है उसमें कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। ये आप जानते होंगे, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर। 1000 क्या होते हैं? मीटर। मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर में, 1 cm, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm होते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1 सेमी में 10 mm होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आगे चलिए, 1 डेसीमीटर, क्या? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। अर्थात 1 डेसीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। उसके बाद देखो, 1 ग्राम में कितने mg? 1000 mg। 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। उसके बाद देखो, 1 मीट्रिक टन, 1 क्विंटल और 1 मीट्रिक टन दोनों में अंतर है। 1 मीट्रिक टन में तो 1000 kg होती है। क्या? 1 मीट्रिक टन में तो 1000 क्या होती है? kg। और 1 क्विंटल की बात करूं तो 1 क्विंटल में तो 100 kg होते हैं। उसके बाद देखो, 1 फुट
एक फुट में कितने इंच? 12 इंच। एक फुट में कितने इंच होती है? 12 इंच होती है। उसके बाद चलो, एक मील, एक मील में 8 फलांग और गज में बोले तो 1760 गज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटीआई में भी, और पटवारी इनमें भी एग्जामों में भी पूछता है। जब लोग पटवारी बन जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों का ज्ञान रखते हैं कि एक मील में या एक फलांग में कितने गज होते हैं। उसके बाद मैंने अभी जो बताया कि एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100 केजी। एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं और एक मीट्रिक टन में होते हैं 1000 केजी। दोनों में डिफरेंस है। तो वीडियो को ढंग से देखते हो चलिए, आपके जीवन से संबंधित वीडियो है ये, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो शब्द आ रहे हैं वो ढंग से देखते चलिए, जो आपके लिए नए हो सकते हैं, आपने कभी इनका प्रयोग इनका नहीं सुना होगा। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान आपके लिए अगर स्वीकार करें तो। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आईटीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर हमें थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिए ताकि हम आसानी से ढंग से पास हो सके आईटीआई में। तो आपके कहने पर मैंने रिवीजन लेके हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए, उसके बाद देखो, एक फुट में अगर मीटर की बात करूँ ना मैं, तो एक फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। याद रखने का तरीका, एक फुट में 0.3048 मीटर, और सेंटीमीटर पूछे तो 30.48 सेंटीमीटर। 30.48 सेंटीमीटर होते हैं किसमें? एक फुट में। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। उसके बाद देखो, एक गज की बात करूँ ना, तो मैं एक गज में 0.914 मीटर होते हैं। 0.914 मीटर होते हैं, यानी पूर्ण रूप से 1 मीटर भी नहीं होता एक गज में। कितने होते हैं? 0.914 मीटर ही होते हैं। उसके बाद देखो, आपके बड़े लोगों ने कहा होगा कि हम वहाँ से वहाँ तक 1 मील है, 2 मील है। तो देखो, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.609, यानी आप कह सकते हो कि 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। या फिर पॉइंटों के बाद हमेशा एक एक संख्या बोली जाती है, 1.609 किलोमीटर। या फिर डायरेक्ट आ सकते हो, और याद रखने का तरीका कि 1.609 किलोमीटर। ये जो टॉपिक सिखा रहा हूँ ना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद चलो, एक गैलन में कितना होता है? 4.54 लीटर होते हैं। क्या? एक गैलन में 4.54 क्या होते हैं? लीटर। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पिछले पेपर उठा के देख लेना, इनसे सभी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हाँ, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही पुराने पेपर WC के मैथमेटिक्स के डालने वाला हूँ, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। उसके बाद है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं? मिलीलीटर, जो आप जानते हो। उसके बाद देखो अगला, इसी में अगला टॉपिक है क्या? इसी में देखो, जो आपने नहीं सुना होगा, 4 पाई में कितने आने होते हैं? 1 आना। 4 पाई में कितने आने होते हैं? 1 आना। और 16 आने में कितना क्या होता है? 1 रुपया। 16 आने होते हैं ना, उसमें क्या बनते हैं? 1 रुपया। और यदि 64 पाई हो तो 64 पाई में भी 1 रुपया बनता है। 16 आने कह दो, चाहे 64 पाई कह दो, 16 आने में 1 रुपया बनता है, 64 पाई में भी 1 रुपया बनता है। ये बात आप जानते हो कि 1 घंटे में कितनी सेकंड है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड कितने में? 1 घंटे में, जो आप जानते हो। 365 दिन में एक साधारण वर्ष होता है, और 366 दिन एक लीप वर्ष होता है। 366 में एक लीप वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में। 29 फरवरी का महीना एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए 366 दिन हो जाते हैं। उसके बाद देखो, आपके पास यहाँ पटवारी में जैसे आने वाले क्वेश्चनों में देखो, 1.6 बीघा
1.6 बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं, कितने एकड़ होते हैं? 1 एकड़। यानी आप कह सकते हो कि 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? 1.6 बीघा। क्या होते हैं? 1.6 बीघा। यानी 1.5 बीघे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 एकड़ में। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है या 25 एकड़ ज़मीन है, तो आप वहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होती है, तो 20 में कितनी हो गई, 25 में कितनी हो गई, ये आप करना जान जाओगे। तो यहाँ इतना सा ध्यान रखो कि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होती है, यानी 1.5 बीघा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो 1 एकड़ में गज कितनी होती है। अगर मैं 1 एकड़ की बात करूँ तो 1 एकड़ में 48 यानी 4840 वर्ग गज होते हैं। क्या होते हैं? 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। उसके बाद चलो अगर मैं 1 एकड़ में हेक्टेयर की बात करूं, क्योंकि इस समय जो भी ज़मीन होती है वो सब हेक्टेयर में मापी जाती है। क्या? वे सभी हेक्टेयर में मापी जाती हैं। तो यहाँ 1 एकड़ में 0.405 हेक्टेयर होते हैं, यानी 0.405 हेक्टेयर होते हैं किसमें? 1 एकड़ में। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पता नहीं स्क्रीनशॉट लेने से आपको कहीं पर भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी वीडियो पर, हर किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को ढंग से याद रखा करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यहाँ पर हो गया ना, 1 एकड़ में 0.405 हेक्टेयर है। आगे चलो, 1 वर्ग गज, 1 गज में क्या? 1 गज में कितने होते हैं? 0.914 मीटर होते हैं, जो मैंने पहले ही समझा दिया था कि 1 गज में पूर्ण रूप से मीटर भी नहीं होता है। 914 क्या होते हैं? मीटर ही होते हैं। अब आगे चलिए, इसमें मैथमेटिक्स के थोड़े सवाल भी हैं। देखो, √2 का मान कितना होता है, पता हो तो आपको? 1.414। 1.414 आगे कुछ और भी होता है। √3 का मान कितना होता है? 1.732। ये याद करने का डायरेक्ट तरीका है, 1.732, 1.414। √5 का कितना होता है? √5 का मान होता है 2.236। 2.236। अगर ये समझ में नहीं आए हो कि ये किस प्रकार से आता है, तो हमारे यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो डले हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो आप डिस्कशन में जाइए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल बनाना वीडियो डाला गया है, वहाँ पर ढंग से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वहाँ पर मैंने विस्तार से समझाया है इस वाले टॉपिकों को कि ये √2 का मान ये कैसे आता है, √3 का मान ये कैसे आता है, बाकायदा स्पष्ट रूप से समझा रखा है। तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पर देख के अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ITI में या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से भी। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या? प्रकाश की चाल और रेडियो तरंगों की चाल एक जैसे ही होती है। प्रकाश की चाल और रेडियो तरंगों की चाल एक जैसे ही होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और रेडियो तरंगों की चाल भी यही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रेडियो तरंगों की चाल और प्रकाश की चाल दोनों एक ही होती हैं, दोनों एक ही मान होते हैं दोनों के। उसके बाद देखो, वायु में ध्वनि की चाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। क्या? ITI में तो है ही, उसके अलावा किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जो हम वायु है उसमें ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। अब आगे चलिए, इसी में
क्या मैंने कहा था ना, मैं इस वीडियो में आपको पहला चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर करा दूंगा। तो आप इस वीडियो में ढंग से बने रहिए। और चलिए आगे आगे टॉपिक शुरुआत करते हैं। क्या आगे का टॉपिक शुरुआत करते हैं। इसी में देखो अगला टॉपिक आता है तापमान की इकाइयाँ। इसी पार्ट में है क्या, इसी पार्ट में है तापमान की इकाइयाँ। देखो ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक थ्योरी में भी मिल जाएगा आपको आईटीआई की में, और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से भी पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। तापमान की इकाइयाँ, जिसमें पहला है तापमान को दो यंत्रों से मापा जाता है। पहला है थर्मामीटर, जिसे आप तापमापी बोलते हो, और दूसरा है पायरोमीटर। दूसरा क्या है, पायरोमीटर। देखो थर्मामीटर पहले उपयोग किया जाता था, जिसे आप तापमापी बोलते थे। उस थर्मामीटर में पारा भरा जाता था। क्या भरा जाता था, पारा, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। और उस पारे के माध्यम से बुखार मापा जाता था, क्योंकि पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता था और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है पारा। ये उबाल बिंदु है, ये इसका जमाव बिंदु है। तो पारा -डिग्री में जमता था, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ बात हो रही है थर्मामीटर किसके लिए काम आता है, निम्न तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी लाइन है। ये हर किसी भी एग्जाम में और आईटीआई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर यानी तापमान का उपयोग कहाँ किया जाता है, निम्न तापमान को मापने के लिए। यानी ये 0 से लगा के 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापता है। कौन है, थर्मामीटर। 0 डिग्री से 357 डिग्री तक का सेंटीग्रेड का तापमान मापता है। कौन, थर्मामीटर। अगर 357 डिग्री से आगे तापमान हो जाए या गर्म हो जाए तो फिर किससे मापोगे, पायरोमीटर से। किससे मापोगे, पायरोमीटर से। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इसमें इतना सा समझो कि पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए काम आता है। क्या, पायरोमीटर किसके काम आता है, उच्च तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ये 357 डिग्री से ऊपर से अधिक, यानी 357 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक से लगा के 4000 तक का तापमान मापने में काम आता है। कौन, उच्च ताप, पायरोमीटर। 357 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान को मापने में काम आता है पायरोमीटर। ये पायरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं। जो और 4000 से भी अधिक तापमान मापने में भी काम आता है, लेकिन यहाँ ओनली पायरोमीटर भी बता रहा हूँ कि उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब ये पायरोमीटर, ये जो थर्मामीटर है, ये जो तापमान को माप रहे हैं, लेकिन अलग अलग पद्धतियों में मापते हैं, अलग अलग डिग्रियों में मापते हैं। तो डिग्रियाँ 4 प्रकार की होती हैं। देखो डिग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। ये उपकरण 4 डिग्रियों में मापते हैं, डिग्रियों में तापमान को मापते हैं। भाई ये दोनों उपकरण तापमान को मापने वाले ही हैं, ठीक है। लेकिन किन डिग्रियों में मापते हैं, डिग्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सेंटीग्रेड, जिसे सी से प्रतीत किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। और सेंटीग्रेड का सूत्र क्या होता है, C/100, C/100। ये क्या होता है, सेंटीग्रेड का फार्मूला। उसके बाद देखो फ़ारेनहाइट, F डिग्री में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर सूत्र होता है फ़ारेनहाइट का F -32/180, F -32/180। उसके बाद है केल्विन, ये है के। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं डिग्री नहीं लगाया, क्योंकि केल्विन को डिग्री में नहीं मापा जाता। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी डिग्री ऐसी है जिसे, यानी कौन सा तापमान ऐसा है, कौन सी डिग्री है जिसे डिग्री में नहीं व्यक्त किया जाता। ऐसा कौन सा तापमान है जिसे डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता, तो उस वहाँ पर आंसर है केल्विन को डिग्री में व्यक्त नहीं किया जाता। और यहाँ पर इसका सूत्र होता है K -273/100, K -273/100। और तीसरा तापमान आता है
तीसरी डिग्री आती है रिम्यूअर। आर डिग्री में व्यक्त करते हैं, सूत्र क्या होता है R/80, R/80। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देखो आपको मैं और भी अच्छे समझाता हूँ। देखो पानी की बात करें ना तो पानी सेंटीग्रेड में ऊपर ही ऊपर 0 डिग्री पर क्या होता है, जमता है। पानी कितनी डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री पर। तो उबलता कितने पर है, 100 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, उबलता है। क्या होता है, उबलता है। उसका क्वथनांक है 100 डिग्री। अगर मैं बात करूं पानी को मैं फ़ारेनहाइट में जमाऊं तो कितनी डिग्री पर जमेगा, 32 डिग्री पर जमेगा। कितनी डिग्री पर जमेगा, 32 डिग्री पर जमेगा। कौन है, पानी। पानी फ़ारेनहाइट में कितनी डिग्री पर जमता है, 32 डिग्री पर। तो उबलता कितने पर है, 180 में 32 जोड़ दो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, उबलता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, उबलता है। कौन, पानी। किस डिग्री में, फ़ारेनहाइट में। मैं बात करूं केल्विन में तो केल्विन में पानी जमता है 273। कितनी डिग्री पर, 273 डिग्री पर क्या जमता है, पानी जम जाता है। किस में, केल्विन में। और उबलता कितने पर है पानी केल्विन में, इसमें 100 जोड़ दो 273 में, 373 डिग्री। डिग्री नहीं है, 373 केल्विन पर क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। क्योंकि केल्विन को डिग्री में व्यक्त नहीं करते ना, इसलिए। तो 273 पर तो उबलता है पानी केल्विन में, और 373 केल्विन पर इस पर तो जमने लग जाता है। 273 पर तो जमता है पानी केल्विन में, और 373 पर क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है पानी। रूम्यूअर में कितने डिग्री पर जमता है पानी, 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर जमता है पानी, 0 डिग्री सेंट रूम्यूअर। और उबलता कितने पर है, 80 डिग्री रूम्यूअर पर उबलने लग जाता है पानी। क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है पानी। बात करूं मैं सेंटीग्रेड में, अब भी दर्शाया जाता है। फ़ारेनहाइट में आम लोग, डॉक्टर इसी को यूज कर रहे हैं जो डिजिटल उपकरण है अपने आप में। बुखार को हमेशा फ़ारेनहाइट में ही मापता है। यहाँ देखिए मैं बात करूं, यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेंटीग्रेड में मापूं ना तो 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37 डिग्री मनुष्य का तापमान इसमें सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट में मापूं मैं बुखार को तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक मनुष्य का तापमान सामान्य अवस्था में। डॉक्टर इसी में ही मापते हैं, इसी में 98.6 तक है तो सामान्य अवस्था में कोई बुखार नहीं है। जो ही ज़्यादा हो जाता है 1-2 पॉइंट तो जुर या बुखार होना चालू हो जाता है। ये है फ़ारेनहाइट में। और केल्विन में कितना होता है, मनुष्य का तापमान 310 केल्विन। डिग्री नहीं है ये, यहाँ पर मैंने क्रॉस कर रखा है, डिग्री नहीं है। 310 केल्विन होता है मनुष्य का तापमान सामान्य अवस्था में। उसके बाद करूँ मैं रूम्यूअर में, तो रूम्यूअर में कितना होता है मनुष्य का तापमान, 29.6 डिग्री रूम्यूअर। तो मनुष्य के तापमान को रूम्यूअर में कितना मापेंगे, 29.6 डिग्री रूम्यूअर। तो समझ में आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैंने बाकायदा विस्तार से समझा दिया कि किस प्रकार से टॉपिक हल हो रहा है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ 2-4 क्वेश्चन भी रखे हैं आपके लिए ताकि आप ढंग से समझ पाओ। जैसे मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पर 30 mm को 30 मिलीमीटर को इंच में बदलो। 30 मिलीमीटर को किस में बदलो, इंच में। यहाँ पर मैंने आपको लिखा है अभी इसमें 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो 30 mm में कितना हो जाएगा, भाग लगेगा ना इसमें, तो 30/25.4 का भाग लगा दोगे। यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 0 लगा दोगे, भाग दोगे, कितना आंसर आएगा, 1.18 इंच। कितने आएंगे आंसर, 1.18 इंच क्या आएंगे, आंसर आएंगे। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है 5 मीटर को गज में रूपांतरण करो। किसको, 5 मीटर को किस में रूपांतरण करना है, गज में। तो मैंने लिखाया आपको 1 गज में कितने मीटर होते हैं, 0.14 मीटर। कितने होते हैं,
914 मीटर होते हैं ना, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा। उल्टा पूछा है मैंने, जो लिखा है ना उसका उल्टा, तो हमेशा क्या होगा, भाग। तो यहाँ कर दीजिए भाग 5/0.914। इन तीन संख्याओं को उठाओगे, ऊपर 3 जीरो लगाओगे और 914 का भाग लगाओगे तो आंसर आएंगे 5.47 गज। 5.47 गज आएंगे आंसर। उसके बाद देखो 4 गज को मीटर में रूपांतरित करो। क्या करो, 4 गज को मीटर में रूपांतरित करो। तो 1 गज में 0.914 क्या होते हैं, मीटर। तो 4 में कितने हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा या तो आसान से। तो 4 इंटू 0.914 को गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गए 3.665 मीटर। क्या आ गए, 3.665 मीटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पार्ट में मैंने लगभग जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, जितनी इम्पोर्टेंट बातें रही, मैंने समझा दिया आपको। मैंने पूर्ण रूप से बाकायदे डिक्लेयर कर दिया है। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार में देखें और अपनी तैयारी मजबूत करें, क्योंकि ये पार्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और ITI की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें और भी कुछ पूछा जाता है, जैसे 746 वाट होते हैं ना 1 HP में। 1 HP में 746 क्या होते हैं, वाट, CGS पद्धति में। और 1 HP में MKS में कितना होता है, 735.5 वाट। ठीक है, 1 HP में ये होता है MKS में, ये होता है CGS में मान। CGS में 746 वाट होते हैं 1 HP में, और 1 HP में यहाँ पर होते हैं 735.5 वाट MKS प्रणाली में। इसके अलावा बहुत सारी टॉपिक हैं और भी, जैसे मान लो यहाँ पर 10 की घात -9 हो, क्या बोलूँगा मैं, 10 की घात -6 हो, क्या बोलेंगे इसको। तो लगभग से मैंने सारे टॉपिक क्लियर करा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा, मैं तो निवेदन यही करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो भी अपनी ITI की तैयारी मजबूत कर सकें। क्योंकि ITI की एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है, लगभग मार्च में या अप्रैल में फिक्स है एग्ज़ाम ऑनलाइन लगेगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, ताकि आप आसानी से ढंग से तैयारी कर सकोगे। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नए पार्ट को लेकर, तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।